आज बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। लद्दाख से नई दिल्ली आए विशेष रूप से सक्षम बच्चों के एक ग्रुप ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बच्चों का ये ग्रुप नेशनल इंटीग्रेशन टूर के तहत राष्ट्रपति भवन आया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। उनका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और सेशेल्स के संबंध आपसी विश्वास और सम्मान और लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा आस्था पर आधारित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से मुलाकात की। बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत सेशेल्स द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का उल्लेख किया। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम की फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने व्यापक सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी से मुलाकात की। बैठक में पैट्रिक हरमिनी ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम बताया। दोनों नेताओं के वार्ता के दौरान द्विपक्षीय सहयोग, रक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास साझेदारी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में विस्तार देने पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। राजकीय यात्रा पर भारत आए सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने नई दिल्ली स्थित राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये यात्रा दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों, दीर्घकालिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में देश के विद्यार्थियों से परस्पर संवाद किया। विद्यार्थियों से संवाद का मुख्य केंद्र परीक्षा का दबाव, तैयारियों की रणनीति, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के प्रति सकारात्मक सोच में मदद करना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी से निपटने को लेकर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये राष्ट्रीय सम्मेलन आज से 11 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य देश में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी के तरीकों, रुझानों और नए खतरों को समझना है। संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों का हंगामा देखने को मिला है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में हुए हंगामे और अमर्यादित व्यवहार को लेकर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर निशाना साधा। भाजपा की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, सदन की गरिमा बनाए रखने को लेकर जताया आभार। हंगामा कर रहे सांसदों पर कार्रवाई का किया अनुरोध। लोकसभा में आज भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते प्रश्नकाल नहीं चल सका। बैठक शुरू होते ही पीठासीन सभापति पीसी मोहन ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन शोरगुल के कारण कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो उच्च सदन में आम बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाना है। 11 बजे जब राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत हुई तो सांसदों ने शून्यकाल के दौरान लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाए।
तेलंगाना में नगर निकाय चुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा तैयारियां पूरी करनी हैं। एईपीसी के चेयरमैन डॉक्टर शक्तिवेल ने टैरिफ को 18% किए जाने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह फैसला परिधान क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है और इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी। शपथ ग्रहण से पहले पार्टी और गठबंधन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले डॉक्टर वीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। नई दिल्ली में सोमवार से ब्रिक्स शेरपा और सूस शेरपा की पहली बैठक शुरू हो गई। बैठक में भारत के ब्रिक्स शेरपा और आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने भारत की अध्यक्षता की प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण पर आधारित ब्रिक्स सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का मुख्य विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के निवास पर आयोजित स्वागत समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए सर्जियो गोर ने लिखा कि भारत के प्रिय मित्रों, राजनयिक समुदाय, व्यापारिक नेताओं और अमेरिका के साझेदारों के लिए आयोजित स्वागत समारोह में 75 से अधिक राजदूत शामिल हुए। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की संस्मरण पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्रकाशन अधिकार केवल उनके पास हैं और किताब अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। दरअसल पिछले सप्ताह संसद परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर इस पुस्तक की एक प्रति दिखाते हुए देखा गया था, जिसके बाद से यह मामला तूल पकड़ रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तपोधाम आश्रम में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी नेट जीरो की ओर मार्ग विषय पर 11 रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। इनमें से 3 रिपोर्ट कल जारी की गई। इन रिपोर्ट्स में विकसित भारत और नेट जीरो की ओर एक अवलोकन, व्यापक आर्थिक निहितार्थ और वित्त पोषण आवश्यकताएं शामिल हैं। श्रीलंका में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भारत से लाए गए ये अवशेष कोलंबो के ऐतिहासिक गंगा रामिया मंदिर में रखे गए हैं, जहां हर रोज हजारों भक्त पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी की पहल के चलते भगवान बुद्ध के ये अवशेष कोलंबो पहुंच पाए हैं। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की है। महायुति ने 731 में से 552 सीटों पर जीत दर्ज की। सत्तारूढ़ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी 225 सीटों के साथ शीर्ष पर रही। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने विकास की गति और औद्योगिकरण में तेजी को दर्शाते हुए अपना अलग आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश की। सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान वर्ष 2016-17 में 8.6% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 9.1% हो गया है। सुप्रीम कोर्ट आज आईपैक छापेमारी विवाद पर प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा कोलकाता स्थित आईपैक के कार्यालय और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर की गई तलाशी के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया था। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी कांड में जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है। सोमवार को हुई एक बड़ी कार्रवाई में ईडी ने सिंडिकेट के 2 अहम सदस्यों चिन्मय मंडल और किरण खां को गिरफ्तार कर लिया है।
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भारत सरकार की स्वास्थ्य पहल है। इसके तहत 1 से 19 वर्ष के बच्चों और किशोरों को कृमिनाशक दवा दी जाती है ताकि उनका शारीरिक मानसिक विकास बेहतर हो सके। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पास एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना में निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से 3 लड़कियों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सामाजिक जागरूकता और नशा मुक्ति अभियान को बढ़ावा देने के लिए पैडल फॉर फ्रीडम साइकिल रैली का उद्घाटन किया गया। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने सीमा पार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 6 पिस्टल, 115 ग्राम हेरोइन और 12 लाख रुपए की ड्रग मनी जब्त की गई। असम और अरुणाचल प्रदेश में भूमि मुआवजा घोटाले और अहमदाबाद में अवैध कॉल सेंटर पर नकेल कसने के उद्देश्य से ईडी ने कई स्थानों पर व्यापक छापेमारी की है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के छिटपुट इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में अगले 2 दिन बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को फिसलन वाली जगहों पर न जाने की सलाह दी है। गुलमर्ग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोकडोरी में हिमस्खलन की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुले। सेंसेक्स अपने 144.25 अंक उछलकर 84,210 पर खुला, तो वहीं निफ्टी 55.35 अंक की बढ़त के साथ 25,922 पर खुला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 से तमिलनाडु का बजट आवंटन 8.5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। तमिलनाडु में 77 अमृत स्टेशनों को पूरी तरह से पुनर्विकास के लिए चुना गया है, जिनमें से 18 स्टेशनों पर काम पहले ही पूरा हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने असम के सिलचर और मिजोरम के सेरांग के बीच पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब तेज खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नई ट्रेन चलने से असम की बराक वैली और मिजोरम के बीच आवागमन में सुविधा होगी। साथ ही ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर नई यात्री सुविधाओं का भी शुभारंभ किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वोत्तर के 60 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जा रहा है।
केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना 1.2 के तीसरे चरण के तहत 55 कंपनियों की 85 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश के इस्पात क्षमता 100 मिलियन टन से बढ़कर 218 मिलियन टन हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर दुनिया में अपना दबदबा बनाने जा रही है। मूडीज रेटिंग्स ने कहा कि अगले वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ेगी और G20 की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ देगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत के ऊर्जा स्रोतों से जुड़े फैसले पूरी तरह राष्ट्रीय हित के आधार पर किए जाते हैं, जिनमें विविधीकरण और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विशेष जोर दिया जाता है। देश में अब सूक्ष्म और लघु उद्यम MSE को 20 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। भारत अमेरिका समझौते का विभिन्न उद्योग संगठनों और कारोबारियों ने स्वागत किया। विशेष रूप से खेती और डेयरी को समझौते से बाहर रखने से कारोबारियों में खुशी का माहौल है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते से कारपेट कारोबारियों और निर्यातकों में उम्मीद की नई लहर है। कारोबारियों का कहना है कि ये ऐतिहासिक क्षण है। समझौता उद्योग के लिए संजीवनी से कम नहीं है। भारत का चाय निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। भारतीय चाय बोर्ड के अस्थायी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने वर्ष 2025 में 2,804 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया। देश में मत्स्य पालन ऋण योजनाओं के अंतर्गत जून 2025 तक 4.76 लाख किसान क्रेडिट कार्ड्स के जरिए 3,214.32 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स नियमों का एक नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें टैक्स से जुड़े फॉर्म्स की नंबरिंग बदलने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका उद्देश्य टैक्स से जुड़ी जानकारी भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। भारत की रियल जीडीपी वित्त वर्ष 2026-27 में 6.4% की दर से बढ़ सकती है। इसकी वजह मजबूत घरेलू खपत और नीतिगत समर्थन है। महासागर से जुड़ी 3 नई डिजिटल सेवाओं जेलीफिश एग्रीगेशन इंफॉर्मेशन इंटरैक्टिव पोर्टल जेली AIIP, समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप और स्वेल सर्च इनंडेशन वल्नरेबिलिटी एडवाइजरी सिस्टम सिवास का शुभारंभ किया। सरकार ने कहा कि भारत ने वैश्विक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में अपनी स्थिति बेहतर की है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 4 पायदान ऊपर गई है और अब भारत 45वें स्थान पर पहुंच गया है। साल 2025 में भारत में सस्ते 5G स्मार्टफोन की शिपमेंट में साल दर साल आधार पर 1900% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने बताया कि उसने अपने बड़े हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए जापानी बैंकों के एक कंसोर्टियम से दीर्घकालिक फंडिंग हासिल की है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने बताया कि उसने साल 2025 में रेलवे के जरिए 5.85 लाख से ज्यादा वाहनों की डिलीवरी की। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले ऐतिहासिक 13वें संसदीय चुनाव के लिए आज सुबह प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजधानी ढाका में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की रैलियां भी देखने को मिली। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से ठीक पहले वहां रह रहे अल्पसंख्यक बुरी तरह डरे हुए हैं। देश के बिगड़ते राजनीतिक माहौल और कट्टरपंथियों के बढ़ने से हिंदू और ईसाई समुदाय खुद को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं मान रहे। ढाका 19 से एनसीपी उम्मीदवार दिलशाना पारुल और तस्लीमा अख्तर जैसी महिला नेताओं ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग, शारीरिक धमकियों और हिजाब को लेकर उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ओंटारियो और मिशिगन के बीच निर्माणाधीन गोर्डी होवे अंतर्राष्ट्रीय पुल के लिए परमिट प्रदान करने के संबंध में कनाडा के साथ तुरंत बातचीत शुरू करेगा।
आर्मेनिया और अमेरिका ने सिविल परमाणु क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत रहे पीटर मेंडलसन और जेफरी एपस्टाइन के संबंधों का खुलासा होने के बाद स्कॉटलैंड में लेबर पार्टी के नेता अनस सरवर ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से इस्तीफा देने की मांग की है। स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ और संचार निदेशक ने इस्तीफा दे भी दिया है। पीटर मेंडलसन और अपराधी जेफरी एपस्टाइन के संबंधों का खुलासा होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच 4 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए हो रही शांति वार्ता को लेकर एक रूसी राजनयिक ने कहा कि शांति वार्ता में यूक्रेन की सुरक्षा चिंता के साथ रूस की सुरक्षा चिंता पर भी विचार किया जाना चाहिए। रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने मीडिया आउटलेट से कहा कि हम मानते हैं कि यूक्रेन में शांति समझौते में यूक्रेन के सुरक्षा हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से एक मुख्य कारक रूस के सुरक्षा हित भी हैं। अरब देश सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई ने वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट के विस्तार को आसान बनाने के प्रयासों की निंदा की है। वहीं व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे के विरोध में है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने दोहराया कि स्थिर वेस्ट बैंक इजरायल की सुरक्षा और हित के लिए आवश्यक है। इससे क्षेत्र में शांति स्थापित करने का लक्ष्य पूरा होगा। इजरायल ने दक्षिण गाजा में हमास के 4 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायल की सेना ने कहा कि संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए एक सुरंग से निकलकर उसके सैनिकों पर हमला करने वाले 4 हथियारबंद आतंकवादियों को उसने मार गिराया। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इजरायल की गोलीबारी में कई घटनाओं में 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 4 लोग गाजा सिटी के एक अपार्टमेंट में एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। जॉर्जिया के ग्नेसविले में एक छोटे विमान ने सड़क पर आपातकालीन लैंडिंग की, जिससे कई वाहनों से टक्कर हो गई और एक प्रमुख चौराहा बंद हो गया। बोलीवियाई सैनिकों ने मध्य बोलीविया के कोचाबाम्बा के पास जंगल में छिपी 2 बड़े पैमाने पर कोकीन बनाने वाली प्रयोगशालाओं को नष्ट कर दिया। मैक्सिको में खसरा टीकाकरण अभियान तेज हो गया है। राष्ट्रीय प्रकोप रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से 6 फरवरी तक राज्य में खसरे के 1245 पुष्ट मामले और 2370 संभावित मामले दर्ज किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलने के अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह मैच खेलने की अनुमति दे दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। आईसीसी की सख्ती, बांग्लादेश की अपील और लगातार बातचीत के बाद पाकिस्तान पीछे हटता नजर आया। बीसीसीआई ने 2025-26 सत्र के लिए टीम इंडिया के सीनियर पुरुष और सीनियर महिला खिलाड़ियों के वार्षिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी। बोर्ड ने A+ कैटेगरी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा को बीसीसीआई ने ग्रेड A सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है। ये तीनों ही इस बार सबसे ऊंची कैटेगरी में जगह पाने वाले खिलाड़ी हैं। सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलने वाले पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड B में रखा गया है। सूर्य कुमार यादव को भी ग्रेड B में जगह मिली है। महिला क्रिकेट में विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिक्स और दीप्ति शर्मा को A श्रेणी में रखा गया है। स्नेह राणा को भी ग्रेड C से B में भेजा गया है। ग्रेड B में रेणुका ठाकुर, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष, स्नेह राणा को जगह मिली। वहीं ग्रेड C में राधा यादव, अमनजोत कौर, प्रतिका रावल को जगह मिली है। आईसीसी T20 विश्व कप में आज के पहले मैच में नामीबिया का सामना दिल्ली से जारी। नीदरलैंड्स का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय। आज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की टीम आमने सामने होंगी। न्यूजीलैंड की टीम ने अपना पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीता था। दिन का तीसरा और अंतिम मुकाबला पाकिस्तान और यूएसए के बीच खेला जाएगा। पाकिस्तान को अपने पहले मैच में नीदरलैंड के खिलाफ बड़ी मुश्किल से जीत हासिल हुई थी।
कप्तान एडम मकरम के शानदार अर्धशतक की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप में कनाडा को 57 रन से हरा दिया है। 214 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कनाडा की टीम 8 विकेट पर 156 रन ही बना सकी। मकरम ने 32 गेंद में 10 चौकों और एक छक्के की मदद से 59 रन बनाए। आखिर में अनुभवी डेविड मिलर ने 23 गेंद में नाबाद 39 और ट्रिस्टन स्टब्स ने 19 गेंद में 34 रन की पारी खेली। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने एशियाई पिस्टल एवं राइफल चैंपियनशिप की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत की युवा निशानेबाज ईशा सिंह ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। जूनियर 25 मीटर पिस्टल फाइनल में भारत की नाम्या कपूर ने रोमांचक शूट ऑफ में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली और विश्व कप विजेता टीम के तेज गेंदबाज रहे जहीर खान ने भारतीय कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग के सीजन 4 की ट्रॉफी और जर्सी का अनावरण किया। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।